अब देखते हैं कि आर्य सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। सबसे पहले उत्खनन कब हुआ था और उसमें क्या क्या पाया गया था। तो जी सबसे पहले उत्खनन हुआ था 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। अब अक्षय कीर्ति व्यास ही इस साइट के उत्खननकर्ता क्यों थे, कोई और क्यों नहीं, बीबी लाल क्यों नहीं, या फिर कि बी के थापर क्यों नहीं, कालीबंगा की सभ्यता की खोज करने वाले एमडी खर्रे क्यों नहीं। तो उसका कारण ये था कि आज़ादी से पहले मुख्य रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन की अधिकांश सभ्यताओं की खोज किए जाने का प्रोसेस चल रहा था। और जब देश आज़ाद हुआ तो उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसके मूल पुरुष से आगे तक सभ्यता किस किस प्रकार से विकसित हुई, किस किस प्रकार से इंसान ने सभ्यता में अपने आप को सेटल्ड किया, इकोनॉमिकली डेवलप किया, कल्चरली वाइड स्प्रेड किया, साइंस एंड टेक की दृष्टि से हर दृष्टि में अपने आप को आगे बढ़ने के माइंडसेट के साथ आगे बढ़े, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आजकल ये जो उच्च स्तर के एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी वगैरह, उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि भाई वैदिक सभ्यता की जो यज्ञ और यज्ञ वगैरह प्रोसेस है वो आज भी चल रहा है, तो उसका कनेक्शन वहाँ से है। तो इंडियन कल्चर की मूल डेप्थ को समझने के लिए जो आज़ादी से पहले की उत्खनन की प्रक्रिया चली आ रही थी उसी को कंटिन्यू किया। शुरुआती सालों में उन्हीं क्षेत्रों का उत्खनन किया गया, जैसे ये इस सभ्यता के उत्खनन से पहले कालीबंगा का उत्खनन किया जा चुका था। लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि भाई राजस्थान में जो हड़प्पा सभ्यता से अतिरिक्त ताम्रकालीन सभ्यताओं के बहुत सारे स्थल हैं, कॉम्प्लेक्स है। इससे सटे हुए इलाकों मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के नवदा टोली वगैरह में बहुत सारे ताम्रपाषाण कालीन स्थल उत्खनन हो रहे थे। तो फिर भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकार को कहा कि भाई ये जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है इनकी खुदाई करके इनकी एज और इनके कल्चरल लेवल को एक्सप्लोर किया जाए। तो उस समय राजस्थान सरकार में ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल थे उनके उत्खनन को लेकर एक जोरदार अभियान चलाने का सरकार ने प्रयास किया। तो इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन साइट के रूप में चिन्हित किया गया बनास संस्कृति के कॉम्प्लेक्स में आहड़ को। तो ये जब प्रोसेस चला, किसी भी व्यक्ति का चुनाव होने की एक प्रक्रिया होती है, ऐसे रेंडमली किसी व्यक्ति को बैठा नहीं दिया जाता है। तो सरकार में डिबेट चली कि भाई आहड़ संस्कृति का उत्खनन कौन करेगा। तो उस समय राजस्थान में अवेलेबल टैलेंट पूल के हिसाब से ये जो अक्षय कीर्ति व्यास साहब है इनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये महाराणा भूपाल सिंह के काल में भी बहुत सारी स्थलों के उत्खनन किए जा चुके थे। उसमें एक ये यूथ कार्यकर्ता के रूप में पहले ही कई प्रागैतिहासिक स्थलों का उत्खनन किया जा चुका था। महाराणा भूपाल सिंह ने कोशिश किया कि भाई पहले के जो मंदिर वगैरह है, ये जो साइट्स है उनका उत्खनन किया जाए, वहाँ निकाला जाए कि कल्चरल लेवल कहाँ है, क्या यहाँ पहले भी कोई बस्ती थी। तो इस दिशा में ये अक्षय कीर्ति व्यास इनकी एक टीम में शामिल थे। इन्होंने प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। प्रागैतिहासिक शब्द बना है प्राक प्लस ऐतिहासिक, और इनमें व्यंजन संधि होके प्राग के का गे तीसरा वर्ण बन जाता है। तो प्राग गे और ये दो मात्रा इधर एक की लग जाती है हासिक, यानी कि प्राग यानी पहले, ऐतिहासिक यानी कि जहाँ से इतिहासिक मतलब जहाँ से मानव ने लिखना चालू किया उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। तो लिखित रिकॉर्ड से पहले का जो भी चरण था उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। यानी कि यदि अभी के काल में देखें तो अपन केवल वैदिक काल की लिखित सामग्री पढ़ सकते हैं। वैदिक काल से पहले का जो भी काल है उसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित प्रमाण तो है, लेकिन अभी उसको अपन पढ़ नहीं पाए हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का स्थल नियोलिथिक चालकोलिथिक काल पीरियड है, उसको आप प्रागैतिहासिक बोलो, क्योंकि पढ़ना लिखना तो जानते थे। तो ये प्रागैतिहासिक स्थलों के उत्खनन का इनका एक्सपीरियंस था और इनका टेक्निकल एक्सपीरियंस भी था। आर्ट संस्कृति से उत्खनन करना था। और ये आहड़ कॉम्प्लेक्स है वो उदयपुर के आसपास था और ये महाशय उदयपुर में ही रहते थे। तो उदयपुर में रहते थे, स्थानीय रूप से उपलब्ध थे, टेक्निकल रूप से स्ट्रॉन्ग थे, पहले से बहुत सारा 1930 से लेकर 1955 लगभग 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस था। उस हिसाब से अक्षय कीर्ति व्यास साहब की स्वाभाविक रूप से राजस्थान सरकार ने चुनाव किया कि भाई आप इसका उत्खनन करो। तो सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने किया। उसके कुछ लेवल की खोज की गई, लेकिन ये जो उत्खनन का कार्य है ये धीरे धीरे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा। उसका कारण ये था कि भाई एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए फिर बाद में पता चला कि ये सी कार्बन नाम की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस होती है, जिसके जरिए कार्बन डेटिंग के अर्धआयुकाल का प्रयोग करते हुए एज निकाली जाती है। फिर ये देखना था कि भाई ये जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है ये अपने दम पर विकसित हुई थी या जो मध्य प्रदेश में बनास में संस्कृति का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें, या फिर जो महाराष्ट्र में चालकोलिथिक साइट्स एक्सप्लोर हुई थी उसकी वजह से ये संस्कृति फल फूल रही थी। या फिर ये भी देखना था कि दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी ताम्रपाषाणकालीन थे और ये भी ताम्रपाषाणकालीन थे। तो ये इस बार का कनेक्शन बैठाना था कि भाई क्या सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्थल के उच्च संस्कृति के सभ्यता से प्रभावित होकर यह सभ्यता फली फूली क्या। फिर इस दिशा में अक्षय कुमार कीर्ति साहब की टेक्निकली जो ये नए नए कॉम्प्लेक्सिटी है इनमें एक्सपर्टी की लिमिटेशन के कारण फिर भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर एक दूसरे लेवल की और खुदाई करने का कार्य किया, जो सेकंड फेज में चला 1956 में। रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको फेमस ही R.C. अग्रवाल साहब बोलते हैं। R.C. अग्रवाल साहब का चुनाव कैसे हुआ वो समझते हैं। सबसे पहले R.C. अग्रवाल साहब की फ़ोटो, लगातार फ़ोटो देखने से जो व्यक्ति का नाम है उसके साथ चेहरा चिपक जाता है और फिर चेहरे के साथ संस्कृति का अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से किसी भी सभ्यता के उत्खननकर्ता का नाम रटने की संभावना कम हो जाती है। तो अब जो अक्षय कीर्ति व्यास साहब हैं उनके उत्खनन के बाद दो महत्वपूर्ण चीज़ों की कमी रह गई। एक तो है कि सभ्यता का आधार सिद्धांत क्या है। आधार सिद्धांत तो है क्या होता है कि क्या वो ताम्रपाषाणकालीन ही स्थल है या फिर कि वो क्या सिंधु घाटी सभ्यता से का प्रसारण मात्र है या फिर वो अभी नियोलिथिक फेज में ही है। तो किसी भी सभ्यता के मौलिक तत्वों के आधार पर उनके मूलभूत सिद्धांतों की खोज की जाती है। तो अक्षय कीर्ति व्यास साहब के प्रयासों से ये इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका, क्योंकि विभिन्न प्रकार की चीज़ें एकदम सेग्रीगेट करनी पड़ती हैं। तो इन आधारभूत सिद्धांतों से साइंटिफिक डेफिनेशन बनाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक अलग लेवल की बिल्डिंग वापस उत्खनन करने का कार्य किया। अब R.C. अग्रवाल साहब का ही चुनाव क्यों किया गया, तो उसका कारण ये था कि अब जो कमियां रह गई थी कि आधारभूत सभ्यता के सिद्धांतों की खोज करनी है और फिर ये देखनी है कि भाई क्या हड़प्पा जैसी है या हड़प्पा से कनेक्टेड नहीं है, मध्य प्रदेश का प्रसारण है या फिर महाराष्ट्र के समकालीन है या फिर ताम्रयुगीन संस्कृति है। इन चीज़ों की कमी को पूरा करने वाला कौन सा व्यक्ति हो सकता है, इस तरीके की खोज राजस्थान में की गई। तो फिर उस समय के ये म्यूजियम और आर्कियोलॉजी विभाग के निर्देशक थे R.C. अग्रवाल साहब। तो उस समय के अवेलेबल टैलेंट पूल में से राजस्थान सरकार ने सबसे उपयुक्त व्यक्ति को चुनने का सोचा, क्योंकि भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की गाइडलाइन थी
उस हिसाब से इनको इस सेक्टर का वापस से उत्खनन करने का कार्य सौंपा गया। तो सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास का चुनाव क्यों किया गया? क्योंकि वो मेवाड़ से थे, मेवाड़ में उस स्थल का खुदाई का एक्सपीरियंस भी था और उस समय के अवेलेबल पूल में से ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषज्ञ वो अवेलेबल थे, इसलिए अक्षय कीर्ति व्यास साहब का चुनाव किया गया। फिर इनसे जो चीज़ें नहीं खोजी जा सकी, विशेष रूप से सभ्यता का आधारभूत सिद्धांत, उसके लिए अवेलेबल टैलेंट पूल के हिसाब से R.C. अग्रवाल सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे, क्योंकि ये उस समय म्यूजियम और आर्कियोलॉजी विभाग के निर्देशक भी थे। तो इन्होंने खुद के निर्देशन में खुद इन्होंने फील्ड डायरेक्टर का काम किया और खुद के नेतृत्व में एक खुदाई करवाई। इन दोनों चरणों की खुदाई होने के बावजूद भी इस सभ्यता की जो मूलभूत एज है वो फाइंड नहीं करी जा सकी। मैंने कहा कि एज निकालने के लिए एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। जब सभ्यता के स्थलों की खुदाई की जाती थी सबसे पहले, तो उसमें जो मूल रूप से हिस्टोरियन और पुरातत्वविद है वही खुदाई और एक्सप्लोरेशन का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये जो प्रिजर्वेशन है या फिर इनकी एज वगैरह निकालने हैं, इनके लिए प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 1950 से 55 के दौर के बाद, विशेष रूप से 1960 के दौर के बाद साइंटिफिक व्यक्तियों को इस जो पुरातत्व उत्खनन है इसमें शामिल किया गया और इसी दिशा में इस सभ्यता की एज निकालने के लिए एग्जैक्ट कार्बन डेटिंग के बेस पे एज निकालने के लिए वापस से 1961-62 में वापस से खुदाई चालू की गई। ये 1961-62-63 ये 1961 से लेकर 1969 में राजस्थान सरकार ने एक और थ्रस्ट दिया था स्थानीय जो भी कल्चरल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये पैरामीटर कालीबंगा के मामले में भी है कि जब अमलानंद घोष साहब ने एक्सप्लोर कर दिया था 1953 के आसपास, तो सेकंड लेवल का जो एक्सप्लोरेशन वो इसी दौर में हुआ था B.K. लाल, B.K. ठाकुर, M.D. खर्रे द्वारा। इसी पैरामीटर पे कालीबंगा के साथ राजस्थान सरकार ने आहड़ संस्कृति की खुदाई के लिए भी विशेष प्रकार का जोर दिया और इसमें SD सांकलिया साहब को ही क्यों चुना गया उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इस सभ्यता के 2 उत्खनन हो चुके थे, जरूरी उपकरण निकाले जा चुके थे। फिर दूसरे चरण में R.C. अग्रवाल ने इसके सिद्धांतों की भी खोज कर दी, लेकिन अभी भी इसके एज के मामले में कोई एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। अब यदि एज का अनुमान नहीं लगाया गया तो कोई अंदाज़ लगा रहा था कि ये कालीबंगा से भी पुरानी है, कोई अंदाज़ा लगा रहा था कि ये तो वैदिक एज की है, या फिर ताम्रपाषाण के हिसाब से लोग IVC से ज़्यादा नज़दीक जोड़ रहे थे। तो एग्जैक्ट ये किससे कनेक्टेड है क्या है ये एज निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके लिए कार्बन डेटिंग की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और उस समय इंडिया में ये SD सांकलिया साहब इस मामले में सबसे, ये इनकी फ़ोटो है, सबसे अनुभवी और टेक्निकल रूप से सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। तो सभ्यता का वैज्ञानिक सांस्कृतिक क्रम स्थापित करने के लिए और एग्जैक्ट एज निकालने के लिए कार्बन 14 टेक्निक से इनको राजस्थान सरकार ने अनुबंध किया। ये डेक्कन कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च के संस्थापक थे। बाकायदा सरकार ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, राजस्थान सरकार ने इस कॉलेज से, और इसके साथ ही ये टेक्निकलिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी को साथ मिलाया गया। उस समय इंडिया में इस एक इंस्टीट्यूट के अलावा कार्बन डेटिंग की बहुत एक्सपर्टीज़ थी नहीं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आज़ादी के बाद इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति अपनाई थी, जिसके तहत मिनिमम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी है। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजिकली बैकग्राउंड पे जो विदेशों में हलचल थी उसका इंडिया पर लेसर इम्पैक्ट था। तो ऐसे में कार्बन डेटिंग के मामले में बहुत ही लिमिटेड लोग
काम कर रहे थे। और उनमें से ये एस.डी. सांकलिया साहब थे, जो कि पुणे में डेक्कन कॉलेज में थे। फिर सर राजस्थान सरकार से इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न यूनिवर्सिटी इसमें शायद, और ये दोनों मिलके इस संस्कृति की फाइनल रूप से क्या क्या डेट होनी चाहिए, क्या क्या कल्चरल स्टेज होना चाहिए, इसके संबंधित एक्सप्लोर करने की कोशिश की। अब इस जानकारी के आधार पर ये जो पहले की परीक्षा में सवाल आए हैं इनको देखते हैं ज़रा। आर्य सभ्यता का उत्खनन 1953 सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो अब आप ऑप्शन देखिए। आपने R.C. अग्रवाल का नाम सुना, लेकिन वो तो सेकंड लेवल पे आए थे 1956 में। तो प्रश्न में दिया है सर्वप्रथम और 1953, तो R.C. अग्रवाल हो नहीं सकते, भले ही वो आर्य सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हो। दूसरी चीज़, अमलानंद घोष टाइम पीरियड समान है, लेकिन ये कालीबंगा से जुड़े हुए थे, तो ये हो नहीं सकते। अब एक ऑप्शन दे रखा है ग्रेगरी पोसल और एक दे रखा है अक्षय कीर्ति व्यास। तो ये ऊपर बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है फोटो के साथ। फोटो तो नहीं है अक्षय कीर्ति व्यास साहब का। अक्षय कीर्ति व्यास साहब का मेवाड़ के मूल निवासी, भोपाल सिंह महाराणा साहब के युवा कार्यकर्ता, स्थानीय रूप से अवेलेबल टैलेंट। तो उस हिसाब से सीधा उत्तर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। ये जो ग्रेगरी पोसल साहब है, ये गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित थे, बहुत लेट, अभी हाल ही के 20-30 साल पहले। गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है। अगला सवाल है कि प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता का कौन सा सुमेलन सही नहीं है? बैराट और दयाराम साहनी, आहड़ और एस.पी. जैन, कालीबंगा और अमलानंद घोष, बागोर और बी.एन. मिश्र। अभी अन्य संस्कृति की तुलना अभी पूरी पढ़ाई नहीं है, तो इसमें जो अवेलेबल जानकारी है उस हिसाब से देखो आप। यदि आहड़ आपको पढ़ रही है तो आपको आहड़ में 3 ही नाम देखने को मिलेंगे। एक तो मैंने बताया अक्षय कीर्ति व्यास, और दूसरा बताया R.C. अग्रवाल, और तीसरा बताया H.D. सांखड़िया। ये अवेलेबल मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के कार्यकाल के दौरान एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति थे। ये सेकंड खुदाई के दौरान निदेशक थे म्यूजियम और आर्कियोलॉजी के, और ये C14 डेटिंग के साइंटिफिक हेड थे। तो अब ये देखो S.P. जैन बैठता नहीं है आर्ट से, S.P. जैन कालीबंगा से जुड़े हुए थे। इसकी वजह से ये सवाल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही मैच नहीं कर रहा है। अगला सवाल ये कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके निष्पादन में हुआ था? अब ऑप्शन देखिए आप। यहाँ लिखा है B.N. मिश्र, बागोर, इसका मतलब ये सही है तो ये भी सही है। इसका मतलब B.N. मिश्रा है वो बागोर से जुड़े थे। B.B. लाल सेकंड चरण में कालीबंगा से जुड़े हुए थे, पहले चरण से अमलानंद घोष साहब थे। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब ये H.D. सांकलिया आसान है। साइंटिफिक हेड डेक्कन कॉलेज ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, C14 डेटिंग के एक्सपर्ट। तो अब ये कहानी और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और किस किस प्रकार से तत्कालीन परिस्थिति ने किस किस व्यक्ति को चुनाव के लिए जोड़ दिया, उस आधार पर आने वाले सवालों को आसानी से किया जा सकता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उस समझ के हिसाब से 4-5 दोहराव की ज़रूरत है। दोहराव ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद बिना समझे रटना उचित विकल्प नहीं है। अब ये देखेंगे कि भाई सभ्यता का उत्खनन हो गया, कौन कौन से व्यक्ति कैसे जुड़े, कहाँ कहाँ अवस्थित है, उसके बाद उसकी खुदाई में क्या क्या वस्तुएं मिली, और उस हिसाब से उस संस्कृति का क्या लेवल रहा, इसकी व्याख्या करेंगे। जो भी
संस्कृति का लेवल होता है उसकी खुदाई के तहत कई प्रकार के स्तर होते हैं। जब मैंने कालीबंगा बताया उस समय भी मैंने बताया कि संस्कृति एकदम ताम्र पाषाणकालीन नहीं हो जाती है। सबसे पहले मान लो लेवल ए है तो वहाँ पे सोसाइटी में पीपल पहले हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, शिकार वगैरह करते थे। फिर लोगों को सूझा कि भाई धीरे धीरे उनको लगा कि भाई खेती कर सकते हैं, तो इन्होंने लिमिटेड एरिया में खेती की। फिर उसको सीधा निकल गए होंगे। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि भाई व्यापक स्तर पर खेती करते हैं और अनाज निकालते हैं, तो फिर लोग सेटल होने लगे। लेकिन चूँकि अभी भी बहुत श्योरिटी नहीं थी कि ये वर्क उनके लिए काम कर जाए, तो कहीं और ट्रांजिशन कर गए होंगे। जैसे आज भी देखते हैं कि जो जनजातीय लोग हैं वो कहीं एक स्थान पर टिकते नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो उस समय ये आम बात है, क्योंकि किसी एक ही स्थान पे सेटल होके इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरना बहुत मुश्किल था। कभी हो सकता है सूखा पड़ गया हो, तो फिर सोसाइटी के लोग उजड़ जाते थे, फिर वापस सेटल होने की कोशिश करते थे, इस बार ज़्यादा समझ के साथ, क्योंकि हर अगली पीढ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होती है तो वापस सेटल होती है, तो फिर वो अपने आप में ज़्यादा इवोल्व होती है। आज से 20 साल पहले विकास का जो स्तर था उससे आज ज़्यादा इंटेलिजेंट और डेवलप्ड ह्यूमन है, ज़्यादा समझ वाला मानव है। ये हर साल से चलता है। यदि नेचुरल प्रोसेस को देखा जाए तो हर अगला युग ज़्यादा मैच्योर्ड होता है। तो इस तरीके से जब उत्खनन किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के लेवल्स देखे जाते हैं। लेवल्स ये डिपिक्ट करता है कि वो सोसाइटी कितनी बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है और कितनी बार रीसेटल्ड हो चुकी है, और हर अगला रीसेटल्ड कितना मैच्योर्ड और एडवांस था। तो इस हिसाब से इस उत्खनन में पाया कि ये संस्कृति लगभग उसके 8 लेवल थे। इस तरीके से ये 8 लेवल थे। ये प्रारंभिक तौर पे सेटल्ड हुई, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गई, यहाँ पे वो गाद वगैरह जम गई, फिर वापस ये सेकंड लेवल की सेटलमेंट होती है, थर्ड लेवल की, इस प्रकार की ये सेटल। जब ये चौथे स्टेज पे आए, यानी कि ह्यूमन सेटल्ड हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, सेटल हुआ, तो ये इसका एडवांस स्तर, इस स्तर पर आके विशिष्ट प्रकार की चीज़ मिलती है जिसके आधार पर कहा जाता है कि जो चौथा सेटल्ड था वो ह्यूमन हिस्ट्री में एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण के कारण एक विशिष्ट प्रकार के विकास को दर्शाता है, और वो है तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति। इस चौथे के स्तर पर तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई। अब सवाल उठता है कि तांबे की कुल्हाड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तांबे की कुल्हाड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस कुल्हाड़ी के जरिए आप पेड़ काट सकते हैं, किसी हिंसक जानवर को मार सकते हैं, पेड़ काट सकते हैं मतलब कृषि का विस्तार कर सकते हैं, यानी कि बड़ी जनसंख्या का पेट भर सकते हैं आप। हिंसक जानवर को मार सकते हैं मतलब आप पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी डेस्टिनी डिसाइड जंगल का एक खूंखार जीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपने उस पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए एक हथियार बना लिया है। और यदि तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त कर लिए, इसका मतलब हल चलाने के लिए भी कोई उपकरण रहा होगा ताकि व्यक्ति अपना सर्वाइव कर सके, या फिर कि अपने उपयोग की और भी तांबे की चीज़ें रही होगी। तो ये चौथा लेवल का स्तर है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि आर्ट सभ्यता केवल ग्रामीण और अर्धविकसित सोसाइटी नहीं थी, बल्कि एक विकास के बढ़ते हुए वर्धमान चरण का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसीलिए सवाल आता है, इतनी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के डेवलपमेंटल स्टेज को डिपिक्ट करने के कारण ही ये सवाल। ऐसा नहीं है कि मतलब आप यदि ये पूछे कि भाई कितने स्तर की खुदाई की, तो 1 2 3 8 ऐसा ऑप्शन दे दिया, फिर आप एग्ज़ाम के बाद निकलो कि ये कौन सी गिनती रटवा रहे हैं, ये रटवा रहे हैं। भाई वो कल्चरल लेवल को डिपिक्ट कर रहा है। आपको ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि आर्कियोलॉजी में लेवल का मतलब है कल्चरल डेवलपमेंट, और विशेष रूप से ये जो आएगा कि भाई
कुल्हाड़ी हमें कौन से लेवल पे मिली, चौथे लेवल पे। ये आपको यदि ये सवाल सही किया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई आपको समझ है कि कौन से लेवल पे आके कल्चरल ने एक ट्रांजिशन शिफ्ट किया है अपने डेवलपमेंट का। इसीलिए ये यहाँ से सवाल आता है, इतनी इम्पोर्टेंस है इसलिए। उसके बाद अभी नीचे सवाल आएगा, उसमें कौन कौन से सवाल आए वो ओपन करेंगे। अब दूसरा ये है कि भाई सभ्यता के निर्माण में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। अब यदि आज के दृष्टि में ये देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मकानों में यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यदि कोई ऐसी लिंक्ड है तो वो ह्यूमन बॉडी को सेंसर को डिटेक्ट करती है, और यदि कोई लगातार इंसान कमरे में नहीं है 10 मिनट तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसी प्रकार से जो लाइट सिस्टम होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस प्रकार से कनेक्ट होता है कि यदि आप कमरे में घुसे तो वो डिटेक्ट कर ले जाती है और अपना आप लाइट को चालू कर जाती है। तो आज के दौर में यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान टेक्निकली रूप से बहुत एडवांस हो गया है। ये जांचने का आधार ये है कि मकान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है। अब उस दौर में लोग अपना जीवन कैसे जीते थे, एडवांसमेंट का स्तर क्या था, सोशली लोग कैसे जुड़ते थे, इस चीज़ को जानने के लिए मकान उपयोग किए जाने वाली चीज़ें जो उपकरण प्राप्त हुए उसका हिस्टोरियन इंटरप्रेट करते हैं। यही कारण है कि जो महत्वपूर्ण उपकरण मिले हैं उनके बारे में डिटेल में हर उपकरण जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो उपकरण जो किसी सभ्यता की दिशा, जैसे ये तांबे की कुल्हाड़ी है, ये उस सोसाइटी की दिशा को प्रभावित करेगी, इसलिए इसके बारे में जानकारी जरूरी है। तो इसमें जो मकान मिले हैं इसमें किसका प्रयोग किया गया है? देखो विकल्प क्या है, यदि कोई मकान बनाएगा तो विकल्प क्या है। या तो वो यूज करेगा पत्थर, या करेगा ईंट, या करेगा लकड़ी। यदि कोई लकड़ी यूज कर रहा है इसका मतलब है कि वो सिविल इंजीनियरिंग में एडवांस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी हर 4-5 साल में गल जाती है, दीमक लग जाता है। इसका मतलब है लोगों को लॉन्ग टर्म स्थायित्व की जानकारी नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि कोई पत्थर यूज कर रहा है, कोई ईंट यूज कर रहा है, इसका क्या डिफरेंस है? जब पत्थर यूज किए जाते हैं, आपने देखा होगा कि गांव में अधिकांश मकान है वो पत्थर से बनाए जाते हैं, जबकि शहरों में अधिकांश मकान ईंटों के। उसका ये कारण है कि जो पत्थर के मकान यूज किए जाते हैं उसमें लॉन्जेबिलिटी भले ही हो, लेकिन उसमें आर्ट यूज नहीं किया जाती। जैसा अपन चाहते हैं मकान को ऐसा रूप नहीं दिया जा सकता। मकान को साइंटिफिकली जिस तरीके से, अभी जैसे मुगल काल में या सल्तनत काल में मेहराब आया तो भारत के लोग पहले लिंटल और सेतरी तरीके की आर्किटेक्चर का यूज़ करते थे। ये लिंटल लगाया, ये खंबे लगाए, ये एकदम सिंपल था, ये प्रवेश द्वार हो गया। तो अब यदि किसी को इस तरीके की कर्व वाली संरचना बनानी है तो उसके लिए ये पत्थर काम नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है, ये पत्थर यहाँ ठहरेंगे नहीं। इस तरह की आर्ट फॉर्म का रूप देने के लिए ईंटें ज़रूरी है। तो यदि कोई सभ्यता ईंट का प्रयोग कर रही है इसका मतलब दो चीज़ एक साथ है। पहली चीज़ ये कि वो मजबूती भी चाहती है, दूसरी चीज़ ये कि वो मकान में अपना मन का सौंदर्य भी मिक्स करना चाह रही है। तो सबसे पहला लेवल सोसाइटी का लकड़ी है, उसके बाद उसका पत्थर है, और तीसरा लेवल ईंटों का है। ईंटों के लेवल में भी दो लेवल आते हैं। पहला लेवल है कि भाई ईंटें कच्ची यूज की गई या पक्की। पक्की ईंट यूज करने का मतलब है कि
उस टाइम के लोगों को इस साइंस का पता था कि ईंट पकाने के बाद मजबूत हो जाती है। सतही सोच के नहीं थे कि यदि किसी ईंट को आप जलाओगे तो कमज़ोर हो जाएगी, नहीं, ईंट न जलाना ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से ईंट ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि कण आपस में मजबूती से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ईंट मजबूत हो जाती है। तो अब जो ये पैरामीटर है, इस हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट उस सभ्यता को जज करते थे कि उनकी साइंटिफिक टेम्परामेंट का स्तर क्या था। फिर दूसरी चीज़ ये कि यदि उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट हाई था तो क्या वो लोग पकी हुई ईंटें अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि यदि ईंट बनाने में, ईंट जलाने में, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में खर्चा लगता है, तो उस समय के लोगों की इतनी इनकम भी तो होनी चाहिए कि वो पकी हुई ईंट अफोर्ड कर सके। ये वही वाली मकान है कि अमीर आदमी स्फटिक का या ज़्यादा बड़ा मकान बना सकता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, गरीब सोचेगा कि जो भी अवेलेबल है चूना से भी मकान बनाया जाए। अब इस पैरामीटर के हिसाब से इस सभ्यता को यदि जज किया जाए तो कच्ची लकड़ी नहीं यूज़ की गई थी, पत्थर का यूज़ हो रहा था, ईंटों का भी यूज़ हो रहा था, कुल मिला के मीडियम है, पत्थर का भी यूज़ हो रहा है और कच्ची ईंटें, धूप में सुखाई गई ईंटों का भी प्रयोग हो रहा है। यानी कि ये सभ्यता बहुत एडवांस तो नहीं है, लेकिन बहुत कमज़ोर भी, लकड़ी भी यूज़ नहीं हो रही है, मीडियम स्तर की सभ्यता है। फिर छत बनाने के लिए बांस बिछाकर, वो जो कालीबंगा सभ्यता में पड़ा था वही स्टेटस है कि छत बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो बांस बिछाकर, बांस बिल्कुल सटा सटा बिछाया जाता है और उसके बाद उसमें से पानी टपके नहीं, इसके लिए मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। व्यवस्थित नालियाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, यहाँ भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पेक्टेड थी या इसकी वजह से सिंधु घाटी इम्पेक्टेड थी। व्यवस्थित नालियों का मतलब क्या है? व्यवस्थित नालियों का मतलब यह है कि उस सभ्यता में कोई एक सेंट्रलाइज बॉडी रही होगी जिन्होंने पूरे शहर में व्यवस्थित रूप से नाली बनाए। अब यदि एक घर कोई चाहता है नाली बनाए तो अगला घर कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मेरे को नाली चाहिए ही नहीं, तो फिर वो मना करेगा। नाली तभी बन सकती है जब कोई नगरपालिका जैसा सिस्टम रहा होगा, उन्होंने सभी घरों के लिए एक साइज़ का नियम बनाया होगा, लोगों ने टैक्स भरा होगा, उस टैक्स के ज़रिए नगरपालिका ने बिल्कुल समान तरीके से उस एरिया में नालियाँ बिछाई होगी। तो ये व्यवस्थित नालियों का मतलब है कि यह सभ्यता एडवांस लेवल की थी। जो ये मीडियम पत्थर और ईंट का प्रयोग करने की चीज़ को अभिव्यक्त कर रहा है, वो नालियाँ उसको और अधिक पुष्ट कर रही है। दूसरी चीज़ जो अन्य सभ्यताओं से अलग मिली वो है संयुक्त चूल्हा। एक से अधिक चूल्हा एक ही घरों में। अभी ये जो नीचे पिक्चर भी है, ये इस तरीके से 1 नंबर और ये 2 नंबर चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब ये था कि यदि कोई परिवार एक ही मकान में बहुत सारे लोग यदि साथ रह रहे हैं तो इतने लोगों का एक ही चूल्हे पे खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, सुबह शाम दोनों टाइम। और उस समय के लोग खाते भी ज़्यादा थे, तो उस हिसाब से चूल्हों की संख्या बढ़ाई गई। तो ये चूल्हों की संख्या अधिक है, इसका मतलब हिस्टोरियन अंदाज़ लगाते हैं कि भाई ये लोग संयुक्त रूप से रहते थे और संयुक्त रूप से रहने के लिए अधिक खाने की ज़रूरत होती थी, उसके लिए ये लोग एक से अधिक चूल्हों का प्रयोग करते थे। एक ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि संयुक्त चूल्हा, क्योंकि संयुक्त परिवार की जो अभिव्यक्ति है वो अन्यों से अलग है। एक होता है कि भाई जो संस्कृति ए है और संस्कृति बी है, उन दोनों में कॉमन प्रैक्टिस है। कॉमन प्रैक्टिस का मतलब कालीबंगा में भी नगर नालियाँ थी, आहड़ में भी नालियाँ हैं, तो जो कॉमन बातें होती है उससे सवाल कम नहीं आते नहीं है। यदि कोई सभ्यता की विशिष्ट विशेषता है उसी से सवाल आते हैं, क्योंकि वही उस सभ्यता को डिफरेंट करती है। यदि ऑप्शन बनाए जाएंगे तो 3 विशेषता है वो अन्य सभ्यताओं की दी जाएगी, एक विशेषता है वो उस सभ्यता की विशिष्ट लक्षण की दी जाएगी। इसलिए ये लाइन याद रखना ज़रूरी है कि एक से अधिक चूल्हे थे, संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। संयुक्त परिवार का मतलब ये भी तो डिपिक्ट होता है कि सोशली लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, परिवार नाम की चीज़ मजबूत थी, पारिवारिक संबंध मजबूत थे, इमोशनली हाई थे। तो ये चीज़ उस कल्चर की विशिष्ट विशेषता है।
ये आप इस तरीके से समझो कि जैसे कहीं भी कोई मारवाड़ी व्यक्ति दिखता है तो उसकी व्यापार करने के कौशल के लोग प्रशंसा करते हैं। ये उसकी विशिष्ट विशेषता है कि मारवाड़ी लोग व्यापार करने में मजबूत है। ये इसी तरीके से जिस प्रकार से मारवाड़ी की पहचान व्यापार से है, उसी प्रकार से इस सोसाइटी की एक पहचान है कि भाई हाँ, ये लोग मिलजुल के रहते हैं। तो इसी वजह से इस विशिष्टता के लक्षण के सवाल आते हैं। दूसरा जब बात यह है कि